हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अलावा नेक्स्ट टॉपिक टेंसेस की ओर बढ़ रहे हैं। और टेंस पढ़ने से पहले जो हम टेंस के बारे में टेंस के बारे में आज हम जानकारी देना चाहते हैं और आपको ध्यान से देखना है कौन कौन सी बातें हमें टेंस में आती हैं, कौन नहीं आती हैं, वो हमें बार बार समझनी है। तो टेंस जो है उसको काल कहते हैं और दूसरा है इसका रोल समय, टेंस एंड टाइम, यानी टेंस काल या उसको समय कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम टेंस एंड टाइम में हल्का सा डिफरेंट रखते हैं। टेंस एंड टाइम यानी टेंस काल हो गया और टाइम समय हो गया। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है, तो ये अच्छी तरह हमको समझना है। पहली बात तो कि समय का विभाजन पढ़ते हैं टेंस में। क्या पढ़ते हैं? समय का विभाजन। वो समय का विभाजन किस तरीके से है? वो इस तरीके से है कि हम इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं हमारी स्थिति को, और हमारी स्थिति को शुरू करके हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। माना कि हमारे पास दो पोस्ट हैं, दो बिंदु हैं। तो पहली जो पोस्ट है जहाँ से हमने शुरू किया वो हमारी बर्थ है। बर्थ का मतलब है जन्म। और हमें जो पहुँचना है वो डेथ है। इंसान को मृत्यु से, जन्म से मृत्यु तक पहुँचना है, ठीक है ना। और हर इंसान की सत्यता हकीकत यही है, हर जीव की हकीकत यही है। अब उसने जन्म लिया और जन्म लेने से मरण तक जितना समय व्यतीत किया, ये टोटल टाइम हुआ उसका। किसी भी राजा महाराजा के हम समय के बारे में कहते हैं कि उस राजा का जन्म उतने समय में हुआ और राज्य अभिषेक उसका उतने समय में हुआ और मृत्यु इस सन में हुई। तो उस सन से लेकर के और उसकी मृत्यु तक उसका समय क्या रहा, राजा का समय क्या रहा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये समय है। माना कि हमने जन्म ले करके आज हमारी उम्र हो गई, मान लिया आपने कि हमारी उम्र है 17 या 18 साल है। तो आज जो हमारी 17-18 साल है, जो भी आज हम देख रहे हैं वो आज की स्थिति हमारी प्रेजेंट है। कहने का मतलब आज की स्थिति क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट किसे कहते हैं? कि आज, वर्तमान काल। और अब यहाँ वर्तमान काल पर हम खड़े होकर के जिस दिन हम उपस्थित हैं उससे हमें दो दिशाओं में देखना है। दो दिशाओं का मतलब एक तो हमारी आगे की दिशा है और एक हमने जीवन जो निकाल दिया उसकी तरफ देखना है। जो समय निकाल दिया 17-18 वर्ष, 10th क्लास में जो विद्यार्थी 15, 16, 17 जो भी ईयर में हैं, तो वो प्रेजेंट लें अपने वर्तमान समय को, या आज जो कंडीशन में है, टुडेज कंडीशन जो भी है। इससे पहला जो है वो पास्ट। क्या है वो? पास्ट। जो बहुत ही कैसे निकल गया पता भी नहीं चला, फास्ट। पास्ट बहुत ही फास्ट निकल गया। इससे आगे अगर हम देखें कि हमें आगे अपना जीवन निकालना है, हमको पता नहीं कितना समय हमारा बकाया है, हम आगे कितना जी पाएंगे, हमारी उम्र 80 वर्ष होगी, हमारी 90 होगी, या कहाँ पर क्या होगा यह नहीं जानते। लेकिन जो पूरा संदेह के घेरे में है, वो सारी स्थिति हमारी किस में होती है? फ्यूचर में होती है। किस में होती है भैया? फ्यूचर में होती है, ठीक है ना।
तो बात ये आई कि आज जो है वो प्रेजेंट है, इससे पहले जो था वो पास्ट है, और जो आगे है वो फ्यूचर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है बर्थ से लेकर डेथ तक ये हमारा टोटल क्या हुआ, टाइम, ये समय हुआ। और समय का जो विभाजन है, छोटे जो उसके हिस्से हैं वो क्या है, टेंस है। टाइम एक बड़ी समय राशि होती है, टाइम क्या है, एक बड़ी समय राशि होती है, और टेंस उसकी तुलना में एक छोटी समय राशि होती है। और उस समय राशि को और भी हम टुकड़े कर देते हैं, और भी टुकड़े क्या कर देते हैं हम, प्रेजेंट के हिस्से कर देते हैं, फ्यूचर के हिस्से कर देते हैं, पास्ट के हम हिस्से कर देते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि टेंस होता क्या है। टेंस की डेफिनेशन एक छोटे से सेंटेंस में है, और वो छोटा सा रूप क्या है, क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को टेंस कहते हैं। किसको कहते हैं टेंस, क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को। क्रिया की कहीं हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कहीं सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कहीं थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ये टोटली क्या है, क्रिया की डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड टेंस। ये तो पहली बात तो ये है। तो टेंस हमने आपको बताया, और इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे ये है आगे की कंडीशन जो है आपकी, वो ये है लिखने में कि टेंस के आगे हम डैश लगा के लिखें तो क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को टेंस कहते हैं। क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस एवं टाइम में अधिक समानता होती है और भिन्नता कम होती है। ठीक है ना। क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को टेंस कहते हैं। टेंस एवं टाइम में अधिक समानता होती है और भिन्नता कम होती है। अर्थात टाइम एक बड़ी समय राशि होती है, जबकि टेंस एक छोटी समय राशि होती। ठीक है ना। इसके नीचे आप लिखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 लिखोगे प्रेजेंट टेंस, जिसको आप वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसको आप कहते हो भूतकाल। नंबर 3 है फ्यूचर टेंस,
जिसको कहते हो आप भविष्यकाल। ठीक है, इस तरीके से हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और भी हमें आगे इसमें काफ़ी बताना है, लेकिन एक बार इसको दोहराते हुए कि पहले हमको टेंस के रूप में इतना सा जानना है कि क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स फॉर्म्स आर कॉल्ड टेंसेस, कि क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों को टेंस कहते हैं। टेंस एवं टाइम में अधिक समानता होती है और भिन्नता कम होती है, अर्थात टाइम एक बड़ी समय राशि होती है जबकि टेंस एक छोटी समय राशि होती है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। या टेंस का विभाजन सर्वप्रथम कितने भागों में होता है? 3 भागों। जनरली आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब एक और बात समझनी अपन को कि हम कई बार हिंदी में जज नहीं कर पाते कि हमें टेंस पहचानने में आसानी होनी चाहिए। आसानी में क्या है? सबसे पहले आसानी में कि यदि किसी हिंदी वाक्य के पीछे है आ रहा है और हूँ आ रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ आता है तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। नंबर 2 है पास्ट टेंस। यदि किसी वाक्य के पीछे था, थी, थे ऐसी कंडीशन आ रही है तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस होता है। यदि किसी वाक्य के पीछे क्या आ रहा है? था, थी, थे आदि कुछ आता है तो वो पास्ट टेंस होता है। फिर है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। यदि किसी हिंदी वाक्य के पीछे गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? अपना फ्यूचर टेंस होता है। इस तरीके से हमारे ये कितने टेंस हो गए? 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनमें विशेष ध्यान देना है कि राम पढ़ रहा है, प्रेजेंट का चाहे कोई भी, लेकिन पीछे है आ गया तो हमें प्रेजेंट बोलना है कि राम पढ़ रहा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का। अब उसमें पीछे हमें आगे का चुका है, रहा है, ता है, तो वो वाली बात आगे आएगी आपके निकल के कि भाई रहा है तो कंटिन्यूस होता है, ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, वो इंडेफिनेट है, चुका है तो वो। ऐसे ही राम पढ़ रहा था, ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ना बोलकर इसको पास्ट कंटिन्यूस बोलेंगे। हैं मैं जयपुर जाऊंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, इसमें गायकी आ गया तो निश्चित रूप से कौन सा होगा? फ्यूचर का होगा। लेकिन फ्यूचर का कौन सा है ये आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल्स आगे होगी। ठीक है ना। अब फिर आगे क्या है इसमें? फिर आगे है इसमें प्रत्येक टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक टेंस को, माना कि कोई पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कोई भी टेंस है, तो इनमें से प्रत्येक को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या है? 3 भागों में नंबर पहला है इंडेफिनेट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और नंबर 4 हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इनमें से प्रत्येक टेंस को आप 4 भागों में बांटोगे। 4 भागों में पहला जो टेंस है, पहला भाग है वो इंडेफिनेट है, दूसरा जो भाग है वो कंटिन्यूअस है, तीसरा जो भाग है वो कौन सा है? परफेक्ट है, और चौथा भाग है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस।
परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब हमको समझना कैसे है, टेंस 12 होते हैं, टोटल संख्या कितनी होती है टेंस की? 12 होती है। टोटल टेंसेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब हमें जो बच्चे नहीं जानते हैं या जिनको बिल्कुल क्लियरेंस नहीं है, वो अच्छी तरह ध्यान दें कि ये 3 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 4 हमारे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनसे ये 3, ये 4, ये 7 होते हैं, जोड़ते हैं तो ठीक है। केवल एक ही कंडीशन आती है, गुणा करने से 12 हो सकते हैं। वो गुणा कैसे करना है, वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये समझना है कि ये जो प्रेजेंट टेंस है, तो हमने लिखा कि प्रत्येक टेंस को 3 नहीं 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में, 3 की जगह क्या करना है? 4 भागों में। इसको आपको मिस्टेक को सही करना है। तो प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो माना कि हम प्रेजेंट के 4 भाग कर दें, तो सबके आगे प्रेजेंट लगा दें। हम सबके आगे प्रेजेंट कैसे लगा दें? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये प्रेजेंट के हमारे 4 भाग हो गए। इंडेफिनिट के आगे प्रेजेंट आ गया, कंटिन्यूअस के आगे प्रेजेंट आ गया, परफेक्ट के आगे प्रेजेंट आ गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस के आगे प्रेजेंट आ गया। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट को हम आगे लगा देंगे तो ये 4 टेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब प्रेजेंट के 4 हो गए तो नंबर फिर किसका आ गया? पास्ट का आ गया। तो पास्ट में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही कंडीशन है प्रेजेंट वाली, जैसे हमने प्रेजेंट आगे लगाया था अब हम पास्ट आगे लगा देंगे। कैसे आगे लगा देंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब किसका नंबर आ जाएगा? पास्ट कंप्लीट हो गया, फ्यूचर का। इसी तरीके से हम फ्यूचर को कर लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमारे 3 और 4, 7 नहीं बल्कि हम 12 टेंस करेंगे। प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, फ्यूचर के भी 4 हो गए, तो हमारे कितने हो गए? ये 12 हो गए। एक बार और समझें, ध्यान दें। हमारे सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सामान्यतः पहचान ये ध्यान रखनी है आपको। क्या पहचान ध्यान रखनी है, हैं, हूँ, ऐसे अक्षर या शब्द बाद में आते हैं तो आपको वो टेंस प्रेजेंट मानना है। यदि किसी हिंदी वाक्य, और वहाँ पर ये हिंदी वाक्य के अंत में, और यदि किसी के पीछे था, तिथि आते हैं तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। अगर किसी के पीछे गागी आते हैं तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा। इन तीनों टेंसेस को हम 4 भागों में बांटते हैं, या प्रत्येक टेंस को 4 भागों में, ठीक है ना। जो हमने पहले 3 लिख दिया था उसमें आप सुधार करके ध्यान दें कि वो कितने भाग हैं? 4 भाग। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि ये चैनल आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। पहली बात ज़रूर है, बहुत ज़रूर आवश्यक है बहुत, कि ये चैनल ज़रूर फिक्स होना चाहिए कि 12 टेंस होते कैसे हैं। यदि क्लियरेंस नहीं है यही तो आगे दिक्कतें आएंगी। तो 12 प्रेजेंट, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, तो प्रेजेंट ये इन चारों के आगे लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट का नंबर आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के साथ इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा देते हैं। अब हमारा नंबर 1 टेंस आपको समझ में आना चाहिए। कौन सा शुरू होगा? एक ऊपर से लेंगे, एक नीचे से लेंगे।
ऐसा नहीं चलेगा फिर दूसरे को ले लें, फिर दूसरे को ले लें, नहीं, पहला एक ले करके नीचे वाले चारों के आगे ये लगता चला जाएगा प्रेजेंट के क्या। लेकिन सभी टेंसेस में टेंस अपन शुरू करेंगे, पहला टेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन उससे पहले हम एक थोड़ी सी बात आपको समझाना चाह रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि अधिकांशतः विद्यार्थी हिंदी वाक्य से, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट अंग्रेजी का मेथड नहीं पढ़ रहे हैं। पहले हम किसी बात को हिंदी में समझते हैं और फिर हम उसको किस में समझाते हैं, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो ये बिलिंगुअल मेथड है, बिलिंगुअल मेथड कह देते हैं या इसको कह देते हैं ट्रांसलेशन कम मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो हिंदी में समझ करके हम अंग्रेजी में सीखने की कोशिश करते हैं। तो वाक्य से, हिंदी वाक्य से हमें कर्ता क्रिया कर्म निकालना सीखना होता है, इस बात की तरफ ध्यान दें। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करेंगे। सभी टेंसेस का यही नियम होता है कि वाक्य से हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर एंड टाइम, इनको कैसे रिकॉग्नाइज करें, इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इनको पहचानें, ये हमको समझना है। जैसे देखिए, तो हमें क्या सीखना है कि वाक्य से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, PMT, आइडेंटिफिकेशन के वाक्य से हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, मैनर एंड टाइम, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान, के वाक्य से कैसे निकालें। तो हमें सारी बात, तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथे में हमारे 3 हैं। त्रिशंकु है, चौथा बिंदु है प्लेस, मैनर एंड टाइम। उसमें 3 बातें छुपी हुई हैं कि हमें प्लेस भी ढूंढना है, मैनर भी ढूंढना है, एंड टाइम भी ढूंढना है। तो कोई भी हम वाक्य लें, माना कि हम इंडेफिनिट की पहचान को लेकर ही सीख लेते हैं। इंडेफिनिट की पहचान को लेकर कैसे सीख लेते हैं, जैसे देखिए सेंटेंस है हमारा हिंदी का कोई भी, जैसे मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है, ये सेंटेंस है। आपको हिंदी में समझना है, अंग्रेजी बनाना नहीं सीखना है। अभी अंग्रेजी बनाने के लिए हम आपको बताएंगे, तभी आपको आगे बढ़ना है। तो कोई भी अंग्रेजी हिंदी का सेंटेंस है, उसका हम टेंस फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हम नहीं सीख पाते हैं। तो उसमें ये सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना आता है, सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं, कार्य क्या है। वर्ब हमेशा पहचान से जुड़ी हुई होती है, और पहचान कहाँ होती है, वाक्य के अंत में होती है। तो हमने कई बार ऐसा पढ़ा है कि भाई ता है, तिये, ते हैं, ये टेंस की पहचान है, ता है। अब पहचान को हटाकर, ताहे को हटा दिया, हमारे पास जो शेष शब्द खंड बचा, हमारे पास क्या बचा, लिख बचा। क्या बचा, लिख। अब लिख में हम अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, ना लगा देंगे। तो हमारी ये क्या बन जाएगी, सबसे पहले वर्ब बन जाएगी। वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया। वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया शब्द है। हम अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, इसमें ना लगाते हैं। और मुख्य क्रिया की ये पहचान है हिंदी में कि उसके पीछे ना लगता है। खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, आना, जाना, गाना, रोना, ये सब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। तो दोबारा से समझें, वाक्य हिंदी का जब है तो हमें सबसे पहले उसकी पहचान को जानना होता है। सबसे पहले उसकी पहचान को आइडेंटिफाई कहते हैं। ता है, रहा है, चुका है, जो भी है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, ता है मिला है, ता है मिला है। अब उससे पहले क्या मिला हमको, लिख मिला। लिख शब्द में अपनी तरफ से हमने क्या जोड़ा, ना प्लस किया।
तो ये हमारी कंप्लीट वर्ब हो गई लिखना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट। राइट मीन्स क्या है, लिखना, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हम वर्ब निकालते हैं। अब हम पहचान और क्रिया शब्द से जुड़े शब्द से पहले, पहचान और क्रिया शब्द से जुड़े, पहचान और क्रिया शब्द से पहले हम क्या लगा देते हैं, कौन लगा के बोलते हैं। क्या लगा के बोलते हैं, कौन। मोहन एक पत्र लिखता है, कौन लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है, तो कहानी ये आती है कि कौन लिखता है, तो कौन के बराबर हमेशा सब्जेक्ट निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है अभी, कर्ता। तो कौन निकलता, कौन लिखता है, तो कौन बराबर क्या हो गया, मोहन। कौन लिखता है, तो कौन बराबर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब कौन हो गया, मोहन। अब इस सब्जेक्ट जो क्रिया शब्द है, पहचान है, ये जो जुड़े हुए हैं आपस में, इसी से लेकर के हमको सारी चीज़ें निकालना सीखते हैं। तो हमने क्रिया निकाल ली और कर्ता भी निकाल लिया, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब हमारे पास एक पत्र रह गया, तो कर्ता और क्रिया के बाद तीसरा बिंदु चलता है कर्म का, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमें दो शब्द प्रयोग करने होते हैं, क्या या किसको। क्या या किसको, क्या या किसको। तो पहला हमारा है क्या लिखता है, तो निकल के आ गया एक पत्र। तो एक बार आप इस वाक्य को पढ़ें और एक बार क्या लगा के बोलते हैं, उससे अपने आप में ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। मोहन एक पत्र लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र। तो क्या के बराबर कर्म आता है, किसको के बराबर कर्म आता है, लेकिन ये जो क्या वाला है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालता है। क्या निकालता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या निकालता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिस है, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो कौन है, एक पत्र। एक पत्र का मतलब अंग्रेजी में ए लेटर। तो मेन हमारी जो चीज़ें होती हैं तीन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको हम अच्छी तरह से निकालना सीख जाएं तो बहुत अच्छा हमें टेंस में लगेगा, बहुत अच्छा हम समझेंगे। तो ये सबसे पहली बात है। एक बार पुनः इस बात को और समझें। रिवर्स टाइप कि कोई भी आपके लिए हिंदी का वाक्य है और वो टेंस के रूप में हमें रूपांतरित करना है, उसके सबसे पीछे आप पहचान और क्रिया होती हैं। पहचान और क्रिया शब्द जुड़े हुए होते हैं दोनों ही। पहचान को हटा दें, ता है, रहा है, चुका है। अब ये वाक्य ऐसे भी हो सकता था, मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो उसमें से रहा है को हटाते। यह ऐसे भी हो सकता है कि मोहन एक पत्र लिख चुका है, तो चुका है को हटाते अपन। लेकिन ताहे को हटा दिया, जो शब्द बचा आपके पास उसमें हम अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, ना लगाते हैं। लिख शब्द बचा, लिख में क्या लगा दिया, ना, लिखना। और लिखना क्या हो गई, आपकी क्रिया हो गई। लिखना शब्द क्या हो गया, आपका क्रिया शब्द हो गया, जिसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है, क्रिया निकाल ली। सब्जेक्ट निकालने के लिए हमें कौन लगाना पड़ता है। उसी स्थिति में यानी पहचान और क्रिया शब्द से पहले क्या लगाते हैं अपन, कौन लगाते हैं। कौन लिखता है, तो कौन लिखता है, मोहन लिखता है। तो वो सब्जेक्ट निकल के आ गया, कर्ता मोहन हो गया। अब ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमारे पास दो शब्द होते हैं, हुम एंड व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, हुम मीन्स किसको। ठीक है ना। तो हमें क्या, क्या का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ही कर्म वाला वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हम एक पत्र को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको के जवाब में जो आता है, जैसे कि किसको के जवाब में कैसे आ जाएगा, जैसे देखिए वह मुझको, वह मुझको अंग्रेजी सिखाता है। वह मुझको अंग्रेजी सिखाता है। अब इसमें जो है आपको पहचान वही लेनी है, ता है। पहचान क्या लेनी है आपको, ता है।
अब शिखा शब्द बचा आपके लिए, क्या बचा? शिखा। आपने क्या लगा दिया अपनी तरफ से? ना। तो सिखाने के लिए आप क्या लगाओगे? सिखाना पढ़ाना एक ही बात है, वर्ब हो गई आपकी टीच, ठीक है ना। सीखना तो लर्न होता है, लेकिन सिखाना किसके लिए कहते हैं? टीच को कहते हैं। वह मुझको अंग्रेजी सिखाता है, ताहे हटा के सिखा शब्द बचा, क्रिया का अधूरा शब्द। अब इसको पूरा करने के लिए हमें अपनी तरफ से ना लगाना होता है। पूरी अंग्रेजी का यही नियम है, और सबसे अंत में पहचान से जुड़ा हुआ क्रिया शब्द रहता है। यह हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात आती है, अब हमें वर्ब मिल गई। वर्ब के बाद हमें कौन लगा के देखना है? कौन सिखाता है? तो वह सिखाता है। वह कौन हो गया भैया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कर्ता, ठीक है ना। तो वह कौन सिखाता है? तो वह मुझको अंग्रेजी सिखाता है, तो सिखाने वाला वह है। वह की जगह कोई भी नाम होता, जैसे अध्यापक मुझको, यहाँ होता अध्यापक। कौन सिखाता है? अध्यापक सिखाता है, तो वहाँ वह की जगह हम अध्यापक लिख देते, अध्यापक सब्जेक्ट हो गया। अब आता है कि हमारे पास दो शब्द बचे, मुझको और अंग्रेजी। तो कर्ता और क्रिया दोनों निकल आए। अब हमें किसकी बारी है? किसकी बारी है? हमें ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्या लगाते हैं, या फिर क्या लगाते हैं? किसको। क्या और किसको के द्वारा। क्या और किसको के द्वारा। क्या सिखाता है? अंग्रेजी। तो ये कैसा हो गया? क्या के जवाब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या के जवाब में कौन होता है? डायरेक्ट। किसको सिखाता है? मुझको। किसको सिखाता है? मुझको। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने इन दो सेंटेंसेस के द्वारा वाक्य से तीन चीज़ें निकालना सीखा। कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दोनों ही प्रकार के ऑब्जेक्ट थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? जो क्या के जवाब में आता है, और जो किसको के जवाब में आता है वो इनडायरेक्ट होता है। अब इनका महत्व आगे भी हमको जब सेंटेंस बनाएंगे, डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य होगा, तो हमें किसको पहले लिखना है, किसको पीछे लिखना है, आगे पीछे करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम आगे टेंस बनाते समय सीखेंगे। तो हमारी तीन चीज़ क्लियर हो गई। कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास तीन और रह गई चौथे पॉइंट में, जो तीन है, प्लेस, मैनर एंड टाइम। इसको कैसे निकालें? तरीका तो वही है, स्टैंड तो वही है, हमें पहुंचना तो उसी जगह है। कौन सी जगह? कि सबसे वाक्य के पीछे हम तरह तरह के शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए इन चीज़ों को निकालना सीखते हैं। अब इनको निकालना सीखते हैं, तो इसमें हम प्लेस, मैनर एंड टाइम के बारे में और ध्यान देते हैं। वो देखिए आप, थोड़ा लेंथी वाक्य लेंगे हम इसमें, और अच्छी तरह समझना चाहेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा टेंस बेस होता है, अंग्रेजी का टेंस बेस है, अगर हमारा बेस क्लियर है तो निश्चित रूप से लैंग्वेज के बारे में हम कुछ सीख पाएंगे। जैसे सेंटेंस है, राधा कमरे में नाचती है। तो ऐसा भी हमें नहीं सोचना है कि एक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी होता है सामान्यतः, लेकिन ऑब्जेक्ट हो या ना हो, प्लेस हो या ना हो, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। कई बार होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। ती है, पहचान हो गई। नाचती है, तो पहचान क्या लें? ती हटा दिया, हमारे पास शब्द क्या बचा? नाच। इसमें हमने अपनी तरफ से क्या प्लस किया? ना। तो नाचना क्या हो गया? डांस, वर्ब। डांस क्या हो गई? वर्ब। यही पैटर्न होता है। ये सेंटेंस ऐसे होता है, राधा कमरे में नाच रही है, तो हम ती है नहीं बल्कि रही है को हटाते, क्योंकि कंटिन्यूअस की पहचान रही है। ऐसे होता है, राधा कमरे में नाच चुकी है, तो चुकी को हटा देते, नाच शब्द में फिर से ना लगाते अपन, ठीक है ना। तो राधा कमरे में नाचती है, तो नाचना यहाँ पर बाकी।
तो वर्ब हो गए। अब कौन नाचती है, अब समझ में आ जाएगा आपकी में। तो कौन निकाल के क्या देता है हमको, सब्जेक्ट निकाल के देता है। सब्जेक्ट कौन है, राधा इज सब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस राधा इज सब्जेक्ट। इस वाक्य में राधा कौन है। तो दो चीज़ क्लियर हो गई। अब बात आती है क्या नाचती है, किसको नाचती है। तो कमरे में, ये जवाब सही लग रहा है क्या। हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढें इस वाक्य में, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें क्या लगाना होता है, क्या और किसको है। नाचती है, क्या नाचती है, कोई जवाब है नहीं। किसको नाचती है, नहीं, क्योंकि नाचना जो वर्ब है वो अकर्मक है। पहली बात तो इसके साथ कर्म नहीं जोड़ सकता, ठीक है ना। अब बात आती है कि कहाँ नाचती है, ठीक है ना। तो कहाँ हमेशा हमें प्लेस निकाल के देता है। प्लेस का मतलब ही पी होता है, पी फॉर प्लेस। कहाँ नाचती है तो अपने आप निकल के आ रहा है इन द रूम। तो इन द रूम का मतलब क्या है, कमरे में। कहाँ पर नाचती है वो, कमरे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, अब इसमें इतना सा वाक्य को बढ़ा दें, राधा सुबह मोहन के साथ, राधा सुबह मोहन के साथ कमरे में नाचती है। राधा सुबह मोहन के साथ कमरे में नाचती है। तो बात वही है कि ती हटा के वही नाच शब्द बचा। तो नाचना आपका क्या हो गया, परफेक्ट वर्ब हो गई। नाचना क्या हो गई, परफेक्ट वर्ब है। कौन नाचती है, राधा। तो राधा कौन है, सब्जेक्ट। अब सुबह मोहन के साथ और कमरे में, तीन स्टेप रहे हमारे पास। तो अभी अभी आपने देखा था कमरे में, तो कमरा क्या हो गया, प्लेस। कहाँ नाचती है वो, कमरे में। अब हमारे पास एम मैनर और टी फॉर टाइम। मैनर का मतलब होता है हिंदी में तरीका। तरीके को ढूंढने के लिए कोई कार्य को हम किसी साधन से करते हैं। कोई किसी के साथ आता जाता रहता है। कोई कार्य को करने के अस्त्र या शस्त्र कुछ भी हैं, यंत्र वगैरह हैं, तो वो सब के सब मैनर में आते हैं। जैसे वह चाकू से फल काटती है, काट रहा है, तो चाकू से विद नाइफ या विद द नाइफ, ये हमारा मैनर है। क्या है, ये हमारा मैनर है, ठीक है ना। तो मोहन के साथ, मोहन के साथ, तो विद मोहन, विद मोहन, ये हमारा क्या हो गया, मैनर हो गया साहब। क्या हो गया, हमारा मैनर हो गया। अब मैनर को निकालने के लिए हमें क्या लगाना होता है, कैसे, किससे, किसके साथ, कैसे, किससे और किसके साथ, तो मैनर निकल के आता है। और टाइम निकालने के लिए हमें कब लगाना होता है इसी के साथ, कब नाचती है। तो कब नाचती है का मतलब कौन निकल के आ गया, कब नाचती है, सुबह नाचती है। इन द मॉर्निंग, शाम को होता तो इन द इवनिंग, ठीक है ना। तो बात ये समझनी है कि प्लेस निकालने के लिए, प्लेस निकालने के लिए हमें क्रिया शब्द से पहले क्या लगाना होता है, कहाँ लगाना होता है। मैनर निकालने के लिए हमें कैसे, किससे और किसके साथ, ये शब्द हमें जोड़ने होते हैं। अब टाइम निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हमें कब लगाना होता है। तो प्लेस, मैनर एंड टाइम, कहाँ, कैसे, किससे, किसके साथ और टाइम कब। इस तरीके से हम ये सारी बातें सीखते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ये एक वाक्य और भी लेंथी देखते हैं जिसमें ये सारी विधाएं आपको मिलेंगी।
अब देखें, अब एक और सेंटेंस देखिए आप। रवि अपने दोस्त को बगीचे में अपने दोस्त को बगीचे में 3 बजे एक उपहार दे रहा है। ये सेंटेंस आप देखें, रवि अपने दोस्त को बगीचे में 3 बजे एक उपहार दे रहा है। तो इसमें हमने पहचान देखी, पहचान क्या है, रहा है, भाई ता है, देता है, ऐसे भी हो सकता था, और दे रहा है ये भी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्रिया शब्द क्या बचा, देना, दे बचा। भाई पहचान हटा दी हमने, रहा है, तो दे के साथ ना लगा दोगे तो देना हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब वर्ड हो जाएगा परफेक्ट। और देना को आप जानते हो कि इंग्लिश में क्या देते हैं अपन, देने को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमें उसी नियम पर आना है। तो ये हमारी क्रिया हो गई। अब कौन दे रहा है, तो वाक्य को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। रवि अपने दोस्त को बगीचे में 3 बजे एक उपहार दे रहा है। तो देने वाला कौन है, रवि, ठीक है ना। तो रवि कौन हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने कर्ता और क्रिया को निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, कर्म निकालना है। कर्म के लिए हमें क्या लगाना है और किसको लगाना है, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, इसमें डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट है। क्या दे रहा है, ठीक है ना, क्या दे रहा है, रवि अपने दोस्त को बगीचे में 3 बजे एक उपहार दे रहा है। तो क्या दे रहा है, एक उपहार। क्या दे रहा है, एक उपहार। तो किसको दे रहा है, अपने दोस्त को। कर्ता ने कर्म को, कर्म में को लगा रहता है, वो कर्म ही होता है अक्सर। तो यहाँ पर अपने दोस्त को, ठीक है ना सर। अब है कर्ता क्रिया कर्म तीनों हो गए। इसके बाद है कहाँ दे रहा है, कहाँ दे रहा है, तो बगीचे में। कहाँ दे रहा है वो, बगीचे में। तो ये प्लेस हो गया, स्थान हो गया, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। कब दे रहा है, कब दे रहा है, तो 3 बजे। ये क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। ये को उपहार दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें मैनर नहीं है, ठीक है ना। कैसे दे रहा है, किससे खुशी से दे रहा है, ऐसे होता अभी खुशी से दे रहा है तो विद हैप्पीनेस आ जाता, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको वाक्य से विशेषकर हमने टेंस का डिवाइडेशन बताया, और उसके साथ हिंदी वाक्य से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्लेस, मैनर एंड टाइम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू।